हम्म जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो एक अजीब सी शांति होती है। मतलब एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा। हाँ, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। वही तो जैसे मान लीजिए आपकी हड्डी टूटी है, तो एक्सरे में एक सफेद टेढ़ी मेढ़ी लकीर साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है, देखिए ये रही समस्या। और इस स्पष्टता से ना बहुत राहत मिलती है। मेरा मतलब है हमारा जो इंसानी दिमाग है वो चीज़ों को देखना, उन्हें अलग अलग खानों में बांटना और एक पक्का जवाब पाना बहुत पसंद करता है। एक टूटी हुई हड्डी को जोड़ा जा सकता है, ये एक सीधा गणित है। सही बात है। लेकिन यार, जब हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक ऐसा लगता है कि वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई है। हाँ हाँ, एकदम धुंधलापन आ जाता है। बिल्कुल। हम एक ऐसी स्थिति को देख रहे होते हैं जो बहुत ही उलझी हुई है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी धुंधलेपन को साफ करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है आज। जी। आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर ड्यूफ्लो द्वारा लिखी गई किताब गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के हर अध्याय का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये सच में एक बहुत जरूरी किताब है। और इस चर्चा का हमारा मिशन ये पता लगाना है कि कैसे अर्थशास्त्र का सही उपयोग आज की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ये जो बढ़ता हुआ राजनीतिक ध्रुवीकरण है, व्यापार की उलझनें हैं, विकास का जो अंत सा हो गया है और आसमान छूती असमानता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि इन सब का इस्तेमाल करके एक अधिक मानवीय दुनिया कैसे बनाई जाए। हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। निष्पक्षता वाली बात। हाँ, देखिए, इस स्रोत सामग्री में अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों, मतलब वामपंथी और दक्षिणपंथी, और कई नीतियों का जिक्र है। जैसे इसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ्स की बात है या ओबामा केयर का भी उल्लेख है। तो हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हम बस उन तथ्यों और विचारों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं जो मूल स्रोत में दिए गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस अत्यधिक ध्रुवीकृत दौर में, मतलब जब लोग हर बात पर उलझ रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्रियों की बात आखिर कोई सुनता क्यों नहीं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? मतलब बीमारी फैलती है तो हम डॉक्टरों की सुनते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था डगमगाती है तो अर्थशास्त्रियों पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता? इसके लिए ना अध्याय 1 में एक YouGov पोल का डेटा दिया गया है जो इस अविश्वास को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। अच्छा, क्या कहता है वो पोल? इस पोल के हिसाब से लगभग 84% लोग नर्सों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब बात अर्थशास्त्रियों की आती है तो उन पर केवल 25% लोग ही भरोसा करते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ 25%? हाँ, और मजे की बात यह है कि राजनेताओं पर लोग 5% भरोसा करते हैं, तो अर्थशास्त्री उनसे बस थोड़ा ही ऊपर है। यहाँ तक कि लोग मौसम का हाल बताने वालों पर अर्थशास्त्रियों से दुगना भरोसा करते हैं। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। अर्थशास्त्री तो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं ना, फिर भी आम जनता उनसे इतना कटी भी क्यों है? इसका एक बड़ा कारण इंसानी मनोविज्ञान है। किताब में बताया गया है कि लोगों के विचार अब अंगूर के गुच्छों की तरह हो गए हैं। अंगूर के गुच्छे? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये है कि लोग अब किसी मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर अलग अलग राय नहीं बनाते। एक अंगूर के गुच्छे की तरह उनके सभी विचार एक ही डाली से जुड़े होते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ एक दूसरे से बंधा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई व्यक्ति मानता है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो आप्रवासन मतलब इमिग्रेशन या टैक्स को लेकर भी उसके विचार उसी मूल धारणा से बंधे होंगे। समझ रहा हूँ। वह व्यक्ति पहले ही ये मान लेगा कि बाहर से आने वाले लोग शायद उतनी मेहनत नहीं करते या कम मजदूरी पर काम करके दूसरों का हक मारते हैं। हाँ, बिना किसी डेटा को देखे। सही बात है। इसलिए जब कोई अर्थशास्त्री उनके इस विश्वास के खिलाफ कोई पक्का आंकड़ा या शोध पेश करता है ना, तो वे उस आंकड़े को समझने के बजाय उसे सीधे खारिज कर देते हैं। वे अपनी मान्यताओं के उस अंगूर के गुच्छे को टूटने नहीं देना चाहते। यार, ये तो काफी गहरी बात है। लेकिन क्या सारा दोष केवल जनता के मनोविज्ञान का ही है? मेरा मतलब है, क्या इसमें अर्थशास्त्रियों की अपनी कमियां शामिल नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल उठाया आपने। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में कई बड़ी आर्थिक नीतियां बुरी तरह विफल भी तो हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं। अर्थशास्त्रियों से भी गलतियां होती हैं और उन्हें ये मानना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अर्थशास्त्री भौतिक विज्ञानियों की तरह होते हैं, मतलब फिजिसिस्ट की तरह। हाँ,
जिनके पास एकदम पूर्ण निश्चितता होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो हर जगह एक सा काम करता है। लेकिन असल में अर्थशास्त्री प्लम्बर की तरह होते हैं। एक प्लम्बर जो पाइप ठीक करता है। जी हाँ, एक प्लम्बर विज्ञान, अपने अंतर्ज्ञान और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के कॉम्बिनेशन से समस्याओं को सुलझाता है। वह हर घर के पाइपलाइन सिस्टम को देखकर अपनी रणनीति बदलता है। अर्थशास्त्रियों का काम भी कुछ ऐसा ही है। गलतियां होती हैं और ये सामान्य है। आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। प्लम्बर का ये उदाहरण बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है? डरावना कैसे? मतलब अगर मेरे घर का प्लम्बर गलती करता है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बाथरूम में पानी भर जाएगा और मैं उसे किसी तरह साफ कर लूंगा। लेकिन अगर अर्थशास्त्री रूपी प्लम्बर गलती करता है तो पूरी अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन ही फट सकती है ना। हाँ, ये तो है। हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, पूरी पीढ़ियां गरीबी में धकेली जा सकती हैं। आपकी ये चिंता बिल्कुल सही है और यही कारण है कि ये काम इतना संवेदनशील है। इसीलिए लेखकों का कहना है कि अर्थशास्त्रियों को अपनी बात बहुत ही ईमानदारी और विनम्रता के साथ रखनी चाहिए। उन्हें जनता को साफ साफ बताना चाहिए कि क्या पक्का है और क्या नहीं। बिल्कुल। अब इसी प्लम्बर की गलतियों और वास्तविकता के बीच के अंतर को हम व्यापार और आप्रवासन के ज्वलंत मुद्दे से जोड़कर देख सकते हैं, जो किताब के दूसरे और तीसरे अध्याय का मुख्य विषय है। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दर्द पर आते हैं। इसमें मार्च 2018 का एक बड़ा उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर नए टैरिफ लगाए थे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह थी कि शीर्ष अर्थशास्त्रियों के पैनल ने एक स्वर में इसका विरोध किया था। किसी भी बड़े अर्थशास्त्री ने इसका समर्थन नहीं किया था। सही कहा। लेकिन आम जनता में इस कदम को काफी समर्थन मिला। लोग बहुत खुश थे। तो सवाल यह है कि अर्थशास्त्रियों की इतनी बड़ी चेतावनी के बावजूद जनता खुश क्यों थी? इसको गहराई से समझने के लिए हमें स्टोल्पर सैमुअल्सन प्रमेय को देखना होगा। नाम तो काफी भारी है। ये क्या कहता है? ये अर्थशास्त्र का एक पुराना सिद्धांत है जो ये बताता है कि अमीर देशों में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सस्ते श्रम वाले गरीब देशों के साथ होता है तो अमीर देशों के मजदूरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि उनके कारखाने बंद हो जाते हैं? बिल्कुल, उनकी आमदनी कम हो जाती है। जनता इस दर्द को सीधे महसूस कर रही थी, इसीलिए उन्होंने टैरिफ का समर्थन किया। लेकिन एक मिनट रुकिए, मानक अर्थशास्त्र या स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स तो हमेशा से यही कहता आया है कि मुक्त व्यापार से पूरे देश को इतना भारी मुनाफा होता है कि जो लोग अपनी नौकरी खोते हैं उन्हें उस मुनाफे से मुआवजा दिया जा सकता है। यही तो सबसे बड़ी पकड़ है। वो सिद्धांत कागजों पर बिल्कुल सही था, लेकिन वो असल दुनिया की जटिलताओं को नजरअंदाज कर रहा था। मतलब थ्योरी अच्छी थी पर प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, मानक अर्थशास्त्र ये मानकर चलता था कि अर्थव्यवस्था एक मशीन की तरह है जहाँ सब कुछ तेजी से अपनी जगह बदल सकता है। लेकिन हकीकत में हमारी अर्थव्यवस्था एक चिपचिपी अर्थव्यवस्था है। चिपचिपी अर्थव्यवस्था यानी स्टिकी इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? देखिए, पुराने मॉडल मानते थे कि अगर किसी शहर में व्यापार के कारण एक कारखाना बंद होता है तो वहां के मजदूर आसानी से अपना सामान बांधेंगे और तुरंत उस दूसरे शहर चले जाएंगे जहां नए अवसर पैदा हो रहे हैं। लेकिन इंसान मशीन के पुर्जे थोड़ी हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से स्थिर होते हैं। हाँ, उनकी जड़ें होती हैं। बिल्कुल। आर्थिक प्रोत्साहन मिलने के बावजूद वे अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते। वे अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय से गहराई से जुड़े होते हैं। तो जब कारखाने बंद होते हैं तो लोग नई जगह नहीं जाते हैं? नहीं जाते। वे बेरोजगार वही रह जाते हैं और वो पूरा का पूरा इलाका पीछे छूट जाता है। यार, यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बड़े हाईवे की तरह है, लेकिन अगर आपने अपने गांव को उस हाईवे से जोड़ने वाली पक्की सड़क, जिसे हम आंतरिक एकीकरण या इंटरनल इंटीग्रेशन कह रहे हैं, वो नहीं बनाई है तो वो हाईवे आपके किसी काम का नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। अगर देश के भीतर का ढांचा मजबूत नहीं है तो बाहरी व्यापार का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचता। किताब में 1853 से 1930 के बीच भारत में रेलवे के निर्माण का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। अच्छा, रेलवे वाली उदाहरण में क्या खास है? रेलवे से पहले बैलगाड़ियों पर सामान सिर्फ सीमित दूरी तक जा पाता था, लेकिन रेलवे के आने से परिवहन की लागत एकदम से गिर गई और दूर दराज के इलाके भी मुख्य अर्थव्यवस्था से जुड़ गए। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में रेलवे निर्माण की तरह। सही कहा। तो जब तक ये अंदरूनी जुड़ाव या आपके शब्दों में पक्की सड़क
नहीं बनती, तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ असमानता को बढ़ाता है। व्यापार की इस कठोर वास्तविकता से आगे बढ़ते हुए अब हम अध्याय 4, 5 और 6 की तरफ चलते हैं, जहां विकास के अंत की बात की गई है। हाँ, आर्थिक विकास या जीडीपी ग्रोथ का वो मिथक जिसके पीछे पूरी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है। अब अगर हम आर्थिक इतिहास को देखें तो 16 अक्टूबर 1973 की तारीख एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 1973, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ओपेक देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगाया था और इसके कारण अमीर देशों में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब महंगाई भी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था भी रुकी हुई है। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमीर देशों में तेजी से होने वाले विकास का जो सुनहरा दौर चल रहा था ना, वो उसी दिन समाप्त हो गया। और स्रोत के अनुसार सबसे हैरानी की बात यह है कि लगातार आर्थिक विकास आखिर होता कैसे है? इसके पीछे का असली तंत्र आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यही तो विडंबना है। हम ये तो जानते हैं कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए शुरुआती विकास कैसे हासिल किया जाए, लेकिन अमीर देशों में लगातार तेज विकास को कैसे बनाए रखा जाए, इसका कोई पक्का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। और जब ये विकास रुकता है तो राजनेता क्या करते हैं? वे व्यापार और आप्रवासियों को बलि का बकरा बना देते हैं, है ना? हाँ, अध्याय 6 इसी बारे में है। ऑटर डॉन और हैंसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध है जो ये साबित करता है। अच्छा, वो चीन वाले आयात की स्टडी। जी, उन्होंने दिखाया कि जिन इलाकों में चीन से सस्ते आयात के कारण कारखाने बंद हुए, वहां के मतदाता अधिक उग्र और ध्रुवीकृत हो गए। उन्होंने ऐसे नेताओं को चुनना शुरू कर दिया जो विदेशियों या आप्रवासियों के खिलाफ आक्रामक बयान देते थे। मतलब असली समस्या आर्थिक विकास का रुकना था, लेकिन निशाना किसी और को बनाया गया। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आर्थिक विकास को यानी जीडीपी ग्रोथ को अपना मुख्य लक्ष्य बनाना छोड़ दें, तो क्या ये कंपनी द्वारा लाभ कमाने की इच्छा छोड़ देने जैसा नहीं है? हम सफलता को मापेंगे कैसे? देखिए, लेखकों का कहना है कि अमीर देशों में विकास दर को 2% से खींचकर 2.3% तक ले जाने के असफल प्रयास करने के बजाय नीति निर्माताओं को कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उन्हें समाज के सबसे गरीब लोगों की भलाई और मानवीय गरिमा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिक्षा को बेहतर बनाना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, ये नए लक्ष्य होने चाहिए। लेकिन यार, इन सब चीजों के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। अगर आर्थिक विकास धीमा है तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब है प्रगतिशील कर, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेस। अमीरों पर ज्यादा टैक्स। लेकिन अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अगर अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया तो वो अपना पैसा लेकर देश छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। किताब में डेनमार्क जैसे देशों का उदाहरण दिया गया है, जहां ऊंचे करों के बावजूद पूंजी देश छोड़कर नहीं भागी। अच्छा। हाँ, वहां लोग अभी भी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। सरकारें इन करों का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए कर सकती हैं जो इस चिपचिपी अर्थव्यवस्था में पीछे छूट गए हैं। ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आता है, जो अध्याय 7, 8 और 9 का विषय है। सफलता को मापने के नए तरीकों को हम सरकार की भूमिका से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, इस पूरी चर्चा के धागों को अगर हम एक साथ पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि हम मुक्त बाजार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमेशा न्यायसंगत परिणाम देगा। हाँ, खासकर एक चिपचिपी अर्थव्यवस्था में। बिल्कुल। जहां असमानता आसमान छू रही है, वहां सरकारी हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। लेकिन अध्याय 9, जिसका नाम कैश एंड केयर है, वो बताता है कि सिर्फ वित्तीय सहायता ही काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? लोगों को उनकी समस्याओं से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र केवल आय या इनकम के बारे में नहीं है। मानव जीवन को गरिमा, समुदाय के सम्मान और मानवीय संपर्क की बहुत आवश्यकता होती है। ये बात तो सच में दिल को छू लेने वाली है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां नीतियों ने सिर्फ पैसे के बजाय गरिमा पर ध्यान दिया हो? हाँ, शिकागो का बिकमिंग अ मैन प्रोग्राम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये प्रोग्राम क्या करता है? ये गरीब और वंचित इलाकों के युवाओं के लिए है। इसमें बच्चों को सिर्फ ये उपदेश नहीं दिया गया कि हिंसा गलत है, इसके बजाय उनकी परिस्थितियों को गहराई से समझा गया। अच्छा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए उन्हें ये सिखाया गया कि किसी भी उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कैसे रुककर स्थिति का विश्लेषण किया जाए। मतलब उन्हें सोचने का एक नया नजरिया दिया गया। जी, और इस एक छोटे से बदलाव ने उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया और उनकी गिरफ्तारियों में 1/3 की कमी आ गई।
पेरिस में एटीडी फोर्थ वर्ल्ड का उदाहरण भी ऐसा ही है, जो गरीब समुदायों में मॉन्टेसरी स्कूल चलाते हैं। यार यही कारण है कि हमें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अर्थशास्त्र के केंद्र में मानवीय गरिमा को रखते हैं तो नीतियां सच में बदल जाती हैं। बिल्कुल। और निष्कर्ष में लेखक यही कहते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स हमें ये सिखाती है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, तथ्यों पर टिके रहें और जादू की छड़ी की तलाश बंद कर दें। हाँ, क्योंकि असली अर्थशास्त्र कठिन सवालों के ईमानदार जवाब ढूंढने में है। सही बात है। चलिए अब चर्चा को समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जो शायद सीधे तौर पर किताब में ना हो, लेकिन हमारी आज की इस बातचीत से जरूर निकला है। वो क्या है? देखिए, अगर इंसान स्वाभाविक रूप से स्थिर है, मतलब इमोबाइल है, और वो नई नौकरी के लिए अपना शहर या समुदाय नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या ग्लोबल सिटीजन या विश्व नागरिक ये जो पूरी अवधारणा है, क्या यही एक मिथक है? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या भविष्य का अर्थशास्त्र हमें ये सिखाएगा कि हमें ऐसी स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं बनानी चाहिए जहां किसी को कभी अपना घर छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े? सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चाएं यहीं समाप्त करते हैं।